एवरीवन, आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो पहला किताब है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी को डिटेल में समझें, आइए थोड़ा उनका बैकग्राउंड जान लेते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं ताकि आपको कहानी को समझने में आसानी हो। तो चलिए, 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसके बाद 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है। कंपेरेटिवली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंपेयर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है आपका, वो दो ग्रुप्स ऑफ पावर्स के बीच में हुआ था। पहला साइड पे है आपका अलाइड पावर्स और दूसरे साइड पे थे एक्सिस पावर। अलाइड पावर्स पे 4 मेजर कंट्रीज थे, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। और एक्सिस पावर में थे आपका जर्मनी, इटली और जापान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है इन द ईयर ऑफ 1945 में, जब यूएसए ने जापान का 2 सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब फेंका था। हिरोशिमा में बॉम्ब फेंका था 6 अगस्त 1945 में, जिसका कोड नेम था लिटिल बॉय। और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब फेंका था 9 अगस्त 1945 में, जिसका कोड नेम था फैट मैन। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ है? जब यूएसए ने जापान के 2 इंपॉर्टेंट सिटी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब बॉम्ब फेंका था, तब जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो यहाँ क्या है, जब अमेरिका ने जब जापान के ऊपर जब बॉम्ब फेंका तो उस डिसीजन को लेके काफी लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। एक ग्रुप ऐसा है जो यूएसए का उस डिसीजन को क्रिटिसाइज करता है और उनका कहना है कि जापान सरेंडर करने वाला है बोल के यूएसए पहले से जानता था, जिसकी वजह से वो बॉम्ब फेंकना नेसेसरी नहीं था। उनका इतना तक भी कहना है कि यूएसए ने जापान के ऊपर इसलिए बॉम्ब फेंका था क्योंकि वो एशिया के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहता था, और दूसरे साइड में वो मॉस्को को यानी कि यूएसएसआर को ये दिखाना चाहता था कि दे आर मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू देम। लेकिन यूएसए का फेवर में भी कुछ लोग हैं और उनका कहना है कि यूएसए ने जो जापान के ऊपर जो एटम बॉम्ब फेंका था वो डिसीजन जेन्युइन डिसीजन था, इट वाज नेसेसरी था। क्यों नेसेसरी था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते ऑलरेडी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो चुका था। तो फर्दर क्या है, यूएसए नहीं चाहता था कि अब और ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो, उनका मिलिट्री डिस्ट्रक्शन हो, उनका इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हो, उनका मेन पावर खत्म हो, जिसके चलते यूएसए ने जापान के ऊपर वो बॉम्ब फोड़ा था। तो एनीवे, यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है 1945 में, जब यूएसए ने जापान के 2 इंपॉर्टेंट सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब फेंका था। कब फेंका था? हिरोशिमा में फेंका था 6 अगस्त 1945 में, और नागासाकी में कब फेंका था? 9 अगस्त 1945 में। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ है, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके इमीडिएटली आपका कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। यानी कि द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज और इट्स ऑल्सो इक्वल टू द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। तो यहाँ क्या है, कोल्ड वॉर क्या है? इन अ सिंपल वर्ड्स वी कैन से कोल्ड वॉर होता है, इट इज अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन। इट इज अ सिचुएशन, एक ऐसा माहौल है जहां कंट्रीज क्या करते, दे ट्राई टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ एंड दे ट्राई टू वीकन द अदर पार्टी। और यहाँ क्या था, कोल्ड वॉर किसके बीच में चल रहा था? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। वो क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में 2 सुपर पावर कंट्रीज उभर कर सामने आया था। पहला है आपका यूएसए और दूसरा है आपका यूएसएसआर। तो यहाँ आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि चलिए एक्सिस पावर तो हार गया था, इसलिए यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ है,
Allied forces they defeated the Axis power. तो Axis power तो हार गया था, लेकिन Allied forces में ही क्या है, 4 important countries थे. एक है USA, USSR, ब्रिटेन और फ्रांस. तो 4 कंट्रीज क्यों सुपर पावर कंट्री नहीं बना, isn't it? उसका जवाब ये है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटेन और फ्रांस जब जर्मनी के साथ जब युद्ध लड़ रहे थे, तो वो युद्ध बहुत लंबे समय तक चला था, और उस युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस का बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, चाहे वो मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो, मैन पावर हो, वो बहुत कुछ खो दिया था, जिसके चलते वो अब एक सुपर पावर कंट्रीज के रूप में उस वक्त अपने आप को साबित नहीं कर पाया था. एग्जाम्पल तौर पे हम समझ सकते हैं कि एक घायल शेर है. घायल शेर भी क्या करते हैं, वो जीत तो जाता है, लेकिन अब उसमें उतनी शक्ति नहीं रहती है कि वो अपने आप को एक पावरफुल एक राजा के भांति वो सामने आ सके. तो द सेम थिंग हैपेंड देम, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस इतना वो खो चुका था, इतना डिस्ट्रक्शन उनका हो चुका था कि वो यूएसए और यूएसएसआर के कंपेयर में सामने उनका साथ यानी कि कंपेयर नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से क्या है, only two superpower emerged after the end of the second world war. और वो दो सुपर पावर कौन थे, आपका यूएसए और यूएसएसआर. यूएसए कौन सा है, फुल फॉर्म क्या है उसका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएसएसआर क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. यूएसएसआर उस वक्त क्या था, रशिया प्लस अदर 14 कंट्रीज. तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पोर्शन समझ में आया होगा. अब हम कोल्ड वॉर और नॉन अलाइनमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं. द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन दैट इज द कोल्ड वॉर. तो क्या लगता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर? लिटरली अगर हम कोल्ड वॉर का मतलब अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो कोल्ड का मतलब क्या है, कोल्ड मीन्स ठंडा, और वॉर का मतलब क्या होता है, वॉर का मतलब होता है युद्ध. तो कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर क्या ऐसा इसका मतलब ये है कि जो ठंडे समय में यानी कि जो सर्दियों में जो वॉर होता है, क्या उसे कोल्ड वॉर कहते हैं, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में जो युद्ध होता है उसे कोल्ड वॉर कहते हैं. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अ कोल्ड वॉर? तो कोल्ड वॉर होता क्या है, इजंट इट? तो यहाँ कुछ डिफिनेशंस दिया हुआ है. लेट्स रीड इट आउट. व्हाट इज अ कोल्ड वॉर? सी, the Cold War referred to the competition, the tension, and the series of confrontations between the US and the USSR backed by the respective allies. Or in other words, Cold War is a situation among the nations of the world where the tense atmosphere prevails but no actual fighting takes place. So what is a Cold War? Cold War का क्या मतलब है? Cold War का मतलब होता है एक ऐसा माहौल, एक ऐसा हालात जहां क्या है, लोगों के बीच यानी कि दो कंट्रीज के बीच में हमेशा टेंशन का माहौल होता है, जहां हमेशा कंपटीशन होता है, सीरीज ऑफ टेंशन, सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस होता है. हालांकि वो एक्चुअल फाइटिंग में यानी कि वहां ब्लडशेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या है, कंट्रीज के बीच हमेशा एक टेंशन होता है, एक कंपटीशन होता है. नेहरू जी ने बहुत सुंदर तरीके से कोल्ड वॉर को डिस्क्राइब किया है. ही डिस्क्राइब द कोल्ड वॉर एज अ ब्रेन वॉर. ही डिस्क्राइब द कोल्ड वॉर एज अ नर्व्स वॉर. यानी कि कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर दिमागी युद्ध है. यानी कि कोल्ड वॉर में एक ऐसे हालात में क्या होता है, हमेशा दिमाग में टेंशन होता है, एक कंपटीशन होता है. क्या कंपटीशन होता है कि हम ज्यादा पावरफुल बनेगा, मेरा कंट्री ज्यादा शक्तिशाली होना है, मेरे पास ज्यादा आर्म्स एमिनेशंस होना है, मेरे पास ज्यादा स्पेस क्राफ्ट होना है, मेरे पास ज्यादा मिलिट्री पावर होना है. और या ये चीज क्या है, रग रग में बसा हुआ है. दैट्स व्हाई ही डिस्क्राइब इट एज अ नर्व्स वॉर. यानी कि दिमागी युद्ध है, जहां शांति नहीं है, जहां एक्चुअल हॉट वॉर नहीं होता है, ब्लडशेड नहीं होता है, लोग मैदान पे हथियार लेके नहीं उतरता है, लेकिन फिर भी अपने ही जगह में बैठकर अपने स्टेट्स पे, अपने कंट्री से बैठ के वो हमेशा क्या है, दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है. दैट इज कॉल्ड एज अ कोल्ड वॉर.
और वो कोल्ड वॉर किसके बीच में था? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में वो कंपटीशन था। Okay, now I hope the meaning of a Cold War is clear here, isn't it? Now see, the Cold War, which is between USA and the USSR, it was not simply about the power rivalries of military and that of a balance of power, but this were accompanied by a real ideological conflict. यानी कि जो कोल्ड वॉर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पावर के लिए नहीं था, इकोनॉमिक पावर के लिए नहीं था, टेक्नोलॉजिकल पावर के लिए नहीं था, बल्कि उससे भी बड़ा जो डिफरेंसेस था, जो कन्फ्लिक्ट था, वो था आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। यानी कि यूएसए का जो आइडियोलॉजी था, दे अडॉप्टेड आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, जहां वो लोग इंडिविजुअल प्रॉफिट को बढ़ावा देता है, यानी कि दे हैव अडॉप्टेड द कैपिटलिस्ट सिस्टम वे इंडिविजुअल जो बिजनेस है, इंडिविजुअल प्रॉफिट है, उसको बढ़ावा दिया जाता है। हाउएवर ऑन द अदर साइड यूएसएसआर का जो आइडियोलॉजी था वो था सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, जहां पे state government, they were so responsible to look after the welfare of a common people. Take for example a collective farming, यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर एक कलेक्टिव फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड में वो लोग काम कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड कलेक्टिव फार्मिंग। तो वहाँ का जो प्रॉफिट होगा वो लोग इंडिविजुअली नहीं लेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे एंड स्टेट गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट, वो उनको लोगों को उनके ज़रूरतों के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ क्या है, देयर इज अ वास्ट आइडियोलॉजिकल गैप बिटवीन द यूएसए एंड द यूएसएसआर। यूएसए का आइडियोलॉजी क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, जहाँ लोगों को इंडिविजुअली ग्रो करने के लिए, इंडिविजुअली प्रॉफिट के लिए बढ़ावा दिया जाता है, और दूसरी साइड में यूएसएसआर आइडियोलॉजी क्या है, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट हर प्रॉपर्टी को ओन करता है। आई होप इट्स क्लियर है, isn't it? तो यहाँ क्या है, दोनों ही यूएसए और यूएसएसआर अपनी आइडियोलॉजीज को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। बोथ द सुपर पावर कंट्रीज दे वांटेड कि दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है उनका आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करना है, तो जिसके चलते पूरा दुनिया जो है, द एंटायर वर्ल्ड विल डिवाइड इनटू टू ब्लॉक्स। एक था आपका यूएसए का ब्लॉक और दूसरा था यूएसएसआर का ब्लॉक। तो सबसे पहले जो डिवीजन देखने को मिला है वो देखने को मिला है यूरोपियन कंट्रीज में। यू मे लुक इन द पेज नंबर 5 ऑफ द टेक्स्ट बुक, वहाँ एक मैप दिया गया है, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि जितना भी जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे हैव अडॉप्टेड द आइडियोलॉजी ऑफ यूएसए। उसने कौन सा आइडियोलॉजी अपनाया है, यूएसए का आइडियोलॉजी अपनाया। वो आइडियोलॉजी क्या था, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। और जितनी भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे वर कॉल्ड एज वेस्टर्न अलायंसेस हेडेड बाय यूएसए। और जितने भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो क्या कर रहा था, यूएसएसआर का जो आइडियोलॉजी है, जो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म है, उसको अडॉप्ट कर रहा था और उनको बोला जाता था ईस्टर्न अलायंसेस। क्लियर? तो सबसे पहला जो डिवीजन कहाँ को देखने मिला है, वो देखने मिला है यूरोपियन कंट्रीज में। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें यूएसए का आइडियोलॉजी को अपनाया गया है, दे वर कॉल्ड एज वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न अलायंसेस। और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है जिसने यूएसएसआर का आइडियोलॉजी को अपनाया है, उनको बोला जाता था ईस्टर्न अलायंसेस। क्लियर अप टू हियर? नाउ सी, यूएसए ने जितने भी कंट्रीज है उसको और ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन किया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका नाटो। NATO means North Atlantic Treaty Organization and it was set up in April 1949, जिसमें
12 कंट्रीज थी, यानी कि 12 कंट्रीज टुगेदर। और उनका मकसद क्या था, वो क्या बोलते थे कि 12 कंट्रीज में से अगर दुश्मन कंट्री किसी एक कंट्री को भी अगर गलती से भी अगर अटैक करता है तो जितनी भी 12 कंट्रीज है वो लोग सभी एक साथ अपने दुश्मन को काउंटर अटैक करेंगे। इज क्लियर? ओके, तो उसके जवाब में यूएसएसआर ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पैक्ट साइन किया जिसका नाम है वॉर्सो पैक्ट इन द ईयर ऑफ 1955। और उनका मेन मकसद क्या था? टू काउंटर नाटो फोर्सेस इन यूरोप। यानी कि यूएसए ने नाटो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब किया है? अप्रैल 1949 में, जिसमें 12 कंट्रीज थे। और उनका मेन एम क्या था? अगर 12 कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री को भी अगर दुश्मन कंट्री हमला करता है तो सभी मिलकर, ऑल द 12 कंट्रीज टुगेदर, वो लोग दुश्मन को वापस काउंटर अटैक करेंगे। और उसके जवाब में यूएसएसआर ने क्या बनाया है? उन लोगों ने फॉर्म किया है वॉर्सो पैक्ट। कब किया है? 1955 में। और उनका मेन एम क्या था? टू काउंटर नाटो फोर्सेस इन यूरोप। क्लियर? ओके। और उसके बाद में ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशियन कंट्रीज में भी अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ावा देने के लिए, अपना आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, कंट्रीज को ऑर्गेनाइज वे में फॉर्म करने के लिए और 2 ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया है। किसने? यूएसए ने। वो कौन कौन सा है? सियाटो, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और उसके जवाब में यूएसएसआर ने क्या किया है? यानी कि सोवियत यूनियन और चाइना ने मिलके नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक जैसे कंट्रीज के साथ में हाथ मिलाया है, ताकि वो भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो टुगेदरली वो हर चीज सब मिलकर आपके यूएसए और उनके जितने अलायंसेस है उनको जवाब देंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Okay, now we'll discuss another important topic of this chapter, that is the Cuban Missile crashes, isn't it? So let's try to understand what is the Cuban Missile crashes. See, Cuban Missile crashes is one of the high point of what we call the Cold War. यानी कि Cuban Missile crashes एक अहम मुद्दा है किसका? आपका Cold War topic का। Now see, आखिर Cuban Missile crashes में हुआ क्या था? If you open the world map, अगर आप वर्ल्ड मैप को खोल के देखते हैं और अगर आप इस बोर्ड पे भी अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यूएसए जो कंट्री है उसके जस्ट नीचे पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है क्यूबा, isn't it? और इसके दूर में कहीं है आपका यूएसएसआर। तो अगर आप मैप को अगर देखते हैं तो अगर यहाँ भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद क्यूबा और यूएसए एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और क्यूबा ने यूएसए का आइडियोलॉजी क्या था? लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को अपनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यूबा ने यूएसए का आइडियोलॉजी को नहीं अपनाया, बल्कि उसने किसका आइडियोलॉजी को अपनाया है? He adopted the ideology of USSR और क्यूबा यूएसएसआर का एली था, उनका फ्रेंड था, उनका साथी था। और इसके बदले में यूएसएसआर क्यूबा को देता था प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल एड। ओके, तो यहाँ क्या है ना, अप्रैल 1961 में निकिता क्रूसेव कौन थे? उस समय के यूएसएसआर के लीडर थे। तो उनको लगा टेंशन, वो हुए वरिड, और उनका रीजन क्या था? उनको डर था कि क्यूबा जो एक कम्युनिस्ट कंट्रोल कंट्री है उनके ऊपर यूएसए इन्वेड कर सकता है, उनके ऊपर अटैक कर सकता है। रीजन क्या है? डेफिनेटली इतना सामने क्यूबा है यूएसए के, लेकिन इसके बावजूद उसने यूएसए का आइडियोलॉजी को नहीं अपनाते हुए यूएसएसआर का आइडियोलॉजी अपनाया है, जिसकी वजह से निकिता क्रूशेव टेंशन में थे कि शायद उनका जो कम्युनिस्ट रूल कंट्री क्यूबा है उनके ऊपर जॉन एफ कैनेडी यानी कि यूएसए अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से उसने क्या डिसीजन लिया है? He have decided to convert Cuba into रशियन बेस्ड कंट्री। और उसके बाद
1962 में निकिता क्रुसेव ने क्यूबा के ऊपर में यानी कि क्यूबा में मिसाइल इंस्टॉल किया, और इस बात का खबर जॉन एफ कैनेडी को लगा 3 सप्ताह बाद, यानी कि आफ्टर 3 weeks only John F. Kennedy they came to know about the installation of missile. किसने इंस्टॉल किया था? निकिता क्रुसेव ने। तो इसके बाद में जॉन एफ कैनेडी के पसीने छूटने लगे, वो घबरा गया, समझ में नहीं आया कि क्या किया। तब उसने डिसीजन लिया कि निकिता क्रुसेव से बातचीत करना चाहिए। उनको कहा कि क्यूबा से अपना मिसाइल को वापस ले ले, लेकिन शुरुआत के दिनों में वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और निकिता क्रुशेव ने उनकी बात नहीं मानी। जिसके बाद में क्या हुआ है, जॉन एफ कैनेडी उनके एडवाइजर्स ने अपना जो फोर्स है उनको वहां भेजा है, और ये स्ट्रॉन्गली ये ऑर्डर दिया कि यूएसएसआर से जितने भी वॉरशिप क्यूबा की ओर आ रहे थे उनको वहीं पे रोका जाए, और यूएसए का जितने भी वॉरशिप्स है वो भी यहाँ पे तैनात होने लगे। तो यहाँ क्या है, दोनों ही कंट्री यानी कि सुपर पावर कंट्रीज आमने सामने था, उनका फोर्स आमने सामने था। गलती से भी अगर कोई भी एक भी कंट्री अगर बॉम्ब फोड़ देता है, मिसाइल छोड़ देता है, तो दूसरी कंट्री का भी उतना ही काउंटर अटैक पे रिस्पॉन्स आएगा, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज तो टेंशन में थे ही थे। पूरी दुनिया, एंटायर वर्ल्ड इस बात को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में थे, बहुत ज्यादा वो घबरा गए थे कि कहीं दोबारा से और थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, क्योंकि जेन्युइन सी बात है, दोनों ही सुपर पावर कंट्रीज, उन लोगों के पास में एटम बॉम्ब हो, मिसाइल हो, न्यूक्लियर बॉम्ब टेक्नोलॉजी, हर चीज पे उन लोगों के पास सब कुछ अवेलेबल था। अगर गलती से भी अगर एक कंट्री से भी अगर एटम बॉम्ब छूट जाता है, मिसाइल छूट जाता है, तो दूसरी कंट्री को डेफिनेटली काउंटर अटैक करेंगे, और ऐसे करते करते क्या होगा, उनके जितनी भी अलायंस कंट्रीज है वो भी उनका साथ देने के लिए खड़े हो जाएंगे, और जब सभी कंट्रीज एक साथ अगर लड़ने रहेंगे तो डेफिनेटली वो आपका थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होना ही होना था। और इस वक्त इफ यू रिमेम्बर 1962 में क्या हुआ था, चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, इसलिए यानी कि पूरी दुनिया की नजर था क्यूबन मिसाइल क्रैशेस पे, और चाइना कहाँ बिजी था, इंडिया के ऊपर अटैक करने में। एनीवे, तो यहाँ क्या हुआ है, दोनों ही सुपर पावर कंट्रीज लेकिन इस बात को समझते थे, दे रियलाइज्ड इट कि अगर गलती से भी अगर बॉम्ब छूट जाता है या फिर लोग के बीच में क्लैशेस जो है, जो कोल्ड वॉर है, अगर वो हॉट वॉर में अगर कन्वर्ट हो जाता है, तो पूरे ही कंट्रीज यानी कि दोनों कंट्रीज ही पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, डिस्ट्रक्शन होगा, उनको बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। और ये चीज दोनों ही सुपर पावर कंट्रीज नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज के बीच में निगोसिएशंस हुआ, बातचीत हुआ, और जो कोल्ड वॉर था यानी कि उस समय का जो टेंशन का माहौल था, उस समय का जो कन्फ्रंटेशंस था, वो फाइनल में जाके हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, isn't it? Okay, one more important topic is there, that is the arena of the Cold War. See, arena सुन के क्या लगता है, it means a area, isn't it? तो arena means area, कैसा area, जहाँ पे activities होता है। Now just have a look here, see. The areas where crisis and war occur or threaten to occur between the allied system but did not cross certain limit. यानी कि arena of Cold War क्या है, एक ऐसे जगह है, एक ऐसा एरिया है जहाँ crashes हुए हैं, isn't it? और war होने जैसा था, वहाँ threatened हुआ, लेकिन दोनों ही countries के बीच में यानी कि लिमिटेशंस उन लोगों ने मेंटेन किया है, और जो कोल्ड वॉर था वो हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। दैट इज कॉल्ड एज द एरेना ऑफ द कोल्ड वॉर। और उसमें से आपका एग्जाम्पल है आपका द कोरिया वॉर, the Vietnam War, Afghanistan, and the Congo War, and Cuban Missile Crisis was one of an important example of those arenas of the Cold War. Arena of the Cold War आपका 2 marks के लिए एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, और आपका Cuban Missile Crisis normally 4 marks के लिए आपका क्वेश्चन आता है। Both the topics are very important आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज ए नॉलेज से भी।
I hope the point is clear here.